हे एवरीवन, आज मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस को स्टार्ट करने वाली हूँ। इसका पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का मतलब है कि जब हमारा नेशन जो था, जब वो बिल्ड हो रहा था, जब वो बन रहा था, तो हमारे देश के आगे क्या क्या चैलेंजेस थे। जैसे कि छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको मर्ज करना, और बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपना इंडिपेंडेंट देश चाहते थे, तो उन सबको एक साथ यूनिटी में रखना। एक जो यूनिटी ऑफ नेशन, ये जो एक स्लोगन था इंडिया का, हमको इसके ऊपर खड़ा उतरना था, मतलब इंडिया को यूनाइट करना था। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। At the hour of midnight on 14 August 1945, India attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, addressed a special session of Constituent Assembly that night. This was a famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with. जैसा कि आप जानते होंगे कि रात के 12 बजे करीब 14 से 15 अगस्त के बीच में 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक फेमस स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिससे हर कोई फैमिलियर होगा और कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है। इस मूवमेंट के लिए इंडियंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ये जो इंडिपेंडेंस वाला मूवमेंट था। एंड बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में हमने बहुत सारी वॉइसेस के बारे में, नेशनल मूवमेंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें से देखा जाए तो मेन 2 गोल्स इंडिया के निकल के आते हैं। पहला था कि इंडिया कैसा भी हो लेकिन हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इंडिया में रूल करेगी। एंड दूसरा मेन गोल ये था कि जो स्पेशली पुअर, सोशली डिसएडवांटेजेस जो ग्रुप हैं, उनका वेलफेयर करने के लिए इंडिया को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और इंडिया इनका ज़्यादा ध्यान रखेगा। अब हमारा इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हो चुका था एंड ये टाइम था फ्रीडम को रियलाइज़ करने का, और इंडिया को फ्रीडम मिल चुकी थी। लेकिन ये कोई इजी टास्क नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इंडिया को फेस करनी पड़ी, और शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा जिसने इंडिया के बराबर इतनी डिफ़िकल्टीज़ में अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करी। फ्रीडम के साथ साथ इंडिया को पार्टीशन भी झेलना पड़ा, और 1947 का जो ईयर था इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था और ट्रोमा हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लोगों को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना पड़ा था, रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड ये जो सिचुएशन थी ये बहुत ज़्यादा टर्मोइल थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड इंडिया ने स्टार्ट की थी खुद की जर्नी बहुत सारे गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए, ताकि इंडिया एक स्टेबल बन सके। बहुत सारे टर्मोइल की वजह से बहुत सारे कैंपेन इंडिपेंडेंस के लिए चलाए गए, अभियान वगैरह चलाए गए, और जो लीडर्स थे इन अभियानों के, इन मूवमेंट्स के, उनके साइड से लोगों ने उनका सपोर्ट किया। एंड मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करके इंडिया एक न्यू नेशन बना। आप देख सकते हो नीचे साइड में लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने स्पीक किया था, बोला था रेड फोर्ट में 15 अगस्त 1947 में। ये पिक्चर देख सकते हैं, आप बोल रहे हैं, ऊपर झंडा लगा हुआ है एंड सारे लोग उनको सुन रहे हैं ग्राउंड में। एंड नेक्स्ट हम 3 चैलेंजेस के बारे में देखते हैं। 3 चैलेंजेस क्या क्या थे इंडिया के सामने। पहले तो ये जो आप ऊपर देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि अभी भी चलता है न्यूज़पेपर, उसकी कटिंग है ये। 200 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 200 साल तक इंडिया में रूल चला था, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंस गॉट करी थी। चलो 3 चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला चैलेंज था कि इंडिया को यूनाइट कैसे किया जाए। यूनाइट करना, एकता जो इंडिया की थी उसको फिर से कैसे लाया जाए, इंडिया को यूनाइट करने का सबसे बड़ा चैलेंजेस था, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको यूनाइट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इंडिया एक कॉन्टिनेंटल साइज़ का है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। इस टाइम पे जो वाइडली जो बिलीव करते थे कंट्री के, वो जैसे कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी तो एक साथ नहीं रह सकते थे वो लॉन्ग टाइम तक। लोगों का मानना ये था कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी में इंडिया कभी ना कभी तो टूटेगा ज़रूर, वो इतना वाइड होने की वजह से ज़्यादा टाइम तक टुगेदर नहीं रह सकता, एक साथ नहीं रह सकता। इस पार्टीशन को लेके हर किसी के सामने डर दिखाई दे रहा था। एक सीरियस क्वेश्चन था इंडिया के फ्यूचर को लेके, क्या इंडिया यूनाइट सर्वाइव कर पाएगा, क्या इंडिया अपनी यूनिटी को मेंटेन कर पाएगा और अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएगा यूनिटी के साथ साथ। अगर इंडिया को टुगेदर रहना है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको रिजेक्ट करने पड़ेंगे सारे अपने रिलीजन और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ को, और सबको वन आइडेंटिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सबसे अर्जेंट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि इंडिया अपनी टेरिटरीज को कैसे अचीव करेगा, फिर से कैसे उनको इंटीग्रेट करेगा, मतलब कैसे इंडिया फिर से यूनाइट होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि हाउ कैन बी यूनाइट इंडिया। सेकेंड चैलेंज था कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। हमने ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले में पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमको फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, और हर सिटीजन को, इंडिया के को, राइट टू वोट का अधिकार है। इंडिया डेमोक्रेसी एडॉप्ट करना चाहता था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। पार्लियामेंट सिस्टम होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का, जैसे मतलब लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम।
इन सब चीज़ों से ये चीज़ तो तय है कि पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूर होगा और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेसेसरी ज़रूर है, लेकिन खाली डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने से ये हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। बस यही सफिशिएंट नहीं है कि खाली हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर दी, इसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। चैलेंज था कि डेवलप कैसे करें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लोग कैसे इसको फॉलो करेंगे। तो खाली डेमोक्रेसी बात करना ये सब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज था। एंड द थर्ड चैलेंज इज कि ये सुनिश्चित करना, सबको ये भरोसा दिलाना कि डेवलपमेंट होगा पूरे एंटायर सोसाइटी का, ना कि किसी ओनली सेक्शन का, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का। सबका डेवलपमेंट लेके एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप, रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज। मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, जैसे कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी सोशल डिसएडवांटेजेस जो ग्रुप है और रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज जो है इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इसमें लिखे हुए हैं। अब रियल चैलेंज ये था कि कैसे हम इफेक्टिव पॉलिसीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी को कम करने के लिए कैसे इफेक्टिव पॉलिसीज़ लाई जाए, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अब क्वेश्चन था कि कैसे इंडिया इन सारे चैलेंजेस से डील करेगा, कैसे इनको रेस्पॉन्ड करेगा और कैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करेगा, अचीव करेगा। हमारी जो पूरी बुक है इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बनाई गई है। पूरी एंटायर बुक में इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और आंसर्स लिखे हुए हैं। ये जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के टाइम से इंडिया है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस बुक को पढ़ के आपको खुद बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने चाहिए। जो पहले के 3 चैप्टर्स हैं इसमें हमको ये चीज़ बताई जाएगी कि कैसे जितने भी चैलेंजेस थे इसमें मेंशन किए गए हैं बुक में, जितने भी चैलेंजेस थे वो कैसे फेस करे गए थे। अर्ली जो ईयर्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस के बाद के जो शुरुआती एज थी, शुरुआती ईयर्स थे, उनमें कैसे फेस किए गए थे इतने सारे चैलेंजेस। इस चैप्टर में हमने फोकस किया है फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के ऊपर, कि कैसे जो इंडिपेंडेंस के बाद इमीडिएट जो ईयर्स थे उनमें कैसे इंडिया ने चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग को फेस किया था। हम बहुत सारे इवेंट्स को देख के, उनके कॉन्टेक्स्ट को देख के, इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट को देख सकते हैं। इससे हमको हेल्प मिलेगी इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में। नेशनल यूनिटी के जो इश्यूज़ थे, सिक्योरिटी को लेके जो थे, और जो प्राइमरी दी गई थी चैलेंजेस को जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे, इन सारे चैलेंजेस के बारे में हम इन चीज़ों से जानेंगे। विषय कैसे इंडिया अपने आप को नेशन के रूप में देख सकता है डिफरेंट रीजन्स में। इससे क्या होगा कि जो यूनिटी थी इंडिया की एंड लोगों की एस्पिरेशंस थी वो दिखने लगी थी, रिफ्लेक्ट होने लगी थी एंड डील करने लगे थे डिस्पार्टीज दैट एग्जिस्टेड अमंग रीजन्स। जो डिफरेंट रीजन्स में डिस्पार्टीज जो रहती थी, डिफरेंट सेक्शंस थे, उनके बीच में जो एस्पिरेशंस थी लोगों की वो रिफ्लेक्ट होने लगी थी। एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी, एंड मतलब डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिश करने के टाइम पे हमको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, और अचीविंग हमने कैसे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया था इक्वालिटी एंड जस्टिस के साथ में। ये नीचे आप 3 तरह के नोट देख सकते हैं, मतलब कैसे टाइप की करेंसी चलती थी इंडिया की। पहले ऐसी करेंसी थी, फिर ऐसी करेंसी हो गई एंड उसके बाद ऐसी थी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को लेकर, एंड तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।